जेल से आगाज होता हूँ, जेल से, तो उसके बाद फिर जेल के अंदर से दोबारा पकड़ के ले जाते हैं। आप बेशक रस्सियों से इसको बांधने, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देना। हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है सोहेल? क्राइसिस आ गया है, ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रहे हैं। आपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं रिकॉर्ड्स में लगा रहा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। आसिफ अली को वो कहते कि सीक्रेट वेपन है। बीज हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, इनको तो स्पेशली अपने सदकात देने चाहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। रात को सब देर से सोए हैं मैच देखते हुए, लेकिन मंडे को उठना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, और वैसे भी एक अच्छे से वीकेंड के बाद और खासतौर पर सनसनीखेज मैच हो और उसके बाद जब सुबह उठें तो लेट सोते हैं तो थोड़ा सा आपको फर्स्ट डे थोड़ा सा मंडे ब्लूज लगता है, मगर कोई बात नहीं, मंडे रेड भी होता है, मंडे पिंक भी होता है। इट्स अप टू यू कि किस तरह से आप हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत करें। अच्छे हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तो इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि आज की शुरुआत भी हम कोट ऑफ द डे से करें। तलहा, एक कोट है मेरे पास जो बहुत ही अच्छा है, जो मैं चाहूँगी व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। जो हार नहीं मानता उसे हार भी हरा नहीं सकती। आज के दिन का आगाज खान साहब की इसी कॉल से करेंगे, क्योंकि जिस तरह गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कौमी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, आखिरी बॉल तक खिलाड़ी डटे रहे, लड़ते रहे, और ये कॉल अगर मैं कहूँ कि कौमी टीम पर बिल्कुल फिट बैठता है। हमने आखिर तक हार नहीं मानी और आखिरकार हम जीत गए फाइनली। लेकिन ये कोट सिर्फ क्रिकेट के मैदान के लिए ही सबक हमें एक नहीं देता है, बल्कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत बेहतरीन लेसन देता है। चाहे कोई भी मोड़ हो, कोई भी मुश्किल हो, हमें डटे रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और अगर हम इस कोट को अपना यकीन बना लेंगे तो यकीन जानिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हमें झुका नहीं सकती और ना ही हरा सकती है। इस वक्त हमारा मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, मईशत ख़राब है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तलहा बहुत ही बुरी सिचुएशन है, उसमें भी हमें इस चीज़ नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा हिम्मत करनी चाहिए। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर, मज़ीद डिस्कस करेंगे मैच को आगे। डार साहब मईशत संभालने आ रहे हैं या मरियम नवाज के दामाद की मशीनरी मंगवाने? शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक के बाद इसहाक डार की वजीर खजाना तैनाती के फैसले पर सवाल उठ गए। मिफ्ता ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को जमा करा दिया। डार साहब की शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापसी का इम्कान। जस्टिस फॉर सारा, कनेडियन निसात खातून को इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम। मुलजिम शाहनवाज अमीर का एतराफ़ जुर्म, वालिद अयाज अमीर भी रिमांड पुलिस की तहवील में है। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम ने रिकॉर्ड बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी कर डाली। बासलाहियत खिलाड़ी के दुनिया भर में चर्चे। और शाहीनों ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड से कराची का हिसाब बराबर कर दिया। अब लाहौर में मैदान सजने की तैयारी। बाकी 3 मैचेस में किसका रहेगा पलड़ा भारी? शायकीन को शदीद बेकरारी। तलहा, हमारे क्रिकेट इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए है। सारे ट्रेंड्स तकरीबन क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और यकीनन फैंस रात देर तक जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस देखी शाहीनों की, उसके बाद काफ़ी दिलों में खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गए। अच्छा, जब मैच चल रहा था कल वर्दा, तो मैं एक नाई की दुकान पे था और वहाँ पर मैंने देखा कि जैसे खुश दिल आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो जो मेरा नाई था वो काम कर रहा था, मेरा बार बार सॉरी नाई बोलने से नाराज़ हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आसिफ को आना चाहिए था। और जैसे ही फिर खुश दिल आउट होकर आसिफ आते हैं, 2 छक्के लगा देंगे। मैं पहले कह रहा था आसिफ आना चाहिए था। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आम लोगों को, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को पता है क्या होना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट और पीसीबी शायद सही फैसले नहीं करते। अगर वो सही फैसले करें तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ट्रेंड्स के बारे में बताइए, क्या ट्रेंड कर रहा है इस वक्त? ऑब्वियसली बात है, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला इतना सख्त चलो, अभी तक सनसनीखेज मुकाबला चलो, सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है पाक वर्सेस इंग्लैंड। बल्कि सिर्फ यही नहीं, हसनैन, आसिफ अली, हारिस, और व्हाट अ मैच, हारिस रऊफ, और भी इस तरह के मज़ीद जो हैं वो ट्रेंड किए जा रहे हैं। लेकिन इसके दरमियान ऑडियो लीक्स भी
मुसलसल टॉप ट्रेंड पर हैं। तलहा और आजकल सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है डिस्कशन का, जो ऑडियो लीक हुई हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा के दामाद के लिए भारत से एक कोई प्लांट मंगवाने की बात कर रहे हैं, जबकि आधा प्लांट आ चुका है और आधा आना बाकी है। और यही गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब जिस बंदे से कर रहे हैं उसमें यही पॉइंट उठाया जा रहा है कि भाई ये काम इसहाक डार साहब बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये काम बड़ा अहम है। और यही खबरें आ रही हैं और ये हमें दिखने में भी आया, सुनने में भी कल आ गया कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो वर्बली इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसहाक डार साहब अब जो है वो नहीं नए वज़ीर ख़जाना होंगे। ये सामने तो अभी आया है, लेकिन हकीकत यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कभी वजीर खजाना थे ही नहीं। हमेशा से इसहाक डार साहब से ही डायरेक्शंस ली जाती थी, नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब डायरेक्शंस लेते थे, तो इनमें खुद सलाहियत नहीं है कि वो सही फैसले कर सकें या फैसले भी कर सकें। हकीकत यह है कि तमाम फिर डिक्टेशन ऊपर से लिया जा रहा था, नीचे दिया जा रहा था। अच्छा, एक और चीज़ भी जो बड़ी डिस्कस की जा रही है कि जी मरियम औरंगजेब के साथ बड़ा बुरा हुआ, लोगों ने उनके ऊपर बड़ी बातें कसी हैं, तनकीद तो खैर होती रहे, तनकीद तो नहीं कहूँगा मैं, उसको हरास किया गया है और उनको जिस तरीके से मॉल में रोका गया, लेकिन शी वाज एंजॉयिंग इट, शी वाज लविंग इट। मेरी नज़र में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वाज़ेह था कि वो उसको पूरी तरह इस्तेमाल करना जानती हैं, किस तरीके से वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करके सिंपैथी गेन करेंगी, पॉलिटिकल माइलेज गेन करेंगी। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि हर कोई माइलेज गेन करना चाह रहा है कि हाँ यार थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और चल जाए, लेकिन मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। मुल्क को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। अगर सही ट्रैक पे नहीं आए, सही लीडरशिप नहीं आई, सही हुक्मरान नहीं आए, सही लोग इख्तियार में नहीं आए, तो बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हैं। मईशत के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से हो। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर रहे हैं तो अपनी थूक से कागज पलट रहे हैं। ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन। इमेजिन कितनी बेइज्जती का मकाम है। और उस दिन थूक का हैशटैग भी चला था ट्विटर के ऊपर, तो मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि हम क्या जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, तनज़्ज़ुली कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देख के एक आयत भी गलत पड़ी हुई, देख के आयत भी नहीं पढ़ सके। किस चीज़ का नतीजा ये जानना बहुत और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूसली जो PTI और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उनमें क्लैश लंदन में होते रहते हैं और हम आए रोज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिसमें नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो है 4-5 लोग खड़े हुए होते हैं, वो बड़ी गंदी जुबान में PTI वालों को गालियां दे रहे होते हैं। और फिर वही आता है कि थोड़ी देर में हुकाम आते हैं, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस आती है, मामला रफा दफा करती है, लेकिन रोज गालम गलोच होती है लंदन में, विच इज़ वेरी सैड। हम पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि इससे पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, क्योंकि इमेज हमारा बहुत बुरा जा रहा है। इमेज तो हमारा ऑलरेडी बुरा हो ही चुका है तला, लेकिन बात सोचने वाली यहाँ पे यह है कि आप देखें पाकिस्तानी मुल्क में जहाँ भी, हमारे मुल्क के अलावा बाहर भी, इंटरनेशनली कहीं भी बैठे हुए हों, वो इस हुकूमत से इतने नाखुश हैं, इतने तंग आ गए, इतने परेशान हो गए कि वो उनको जहाँ भी देखते हैं वो अपने जज्बात पे शायद कंट्रोल नहीं रख पाते, काबू नहीं रख पाते। क्योंकि देखिए चोर चोर के नारे लग रहे हैं, जिस तरह की ब्रांडेड चीज़ें वो यूज़ कर रही हैं, आवाम के टैक्स के पैसे पे एंजॉय कर रही हैं। खैर तो ये लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जज्बात पे। लेकिन इसी बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे भी क्या। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम कहूँगी दुनिया बोल है में, और आपकी तबीयत पूछूंगी सर कि आपकी तबीयत आई होप ठीक होगी। किस तरह की तबीयत है आपकी, क्योंकि जिस तरह का दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया था आपके, उसने आपकी सेहत को बहुत मुतासर किया था। और अब जितने दर्जनों के हिसाब से केसेस बनाए गए हैं आप पे, उनका स्टेटस क्या है? देखिए जी, मैं बड़े उससे कहना चाहता हूँ अफसोस से कि सिंध में उस पार्टी की हुकूमत है जो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जो कि अपोजिशन की आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती, जो अपने खिलाफ किसी किस्म का कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। और उसकी मिसाल ये है कि हलीम आदिल शेख जब तक अपोजिशन लीडर नहीं था उसके ऊपर एक भी केस नहीं था, और आज हलीम आदिल शेख पर 27 केसेस हैं। और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने के बाद, ये रिजीम चेंज के बाद मुझ पर तो 8 केसेस बनाए गए हैं। और एक दफ़ा लाहौर से गिरफ्तार करते हैं, लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद फिर वहाँ से मैं आज़ाद हो जाता हूँ, फिर मुझे हैदराबाद से गिरफ्तार करते हैं, और उसके बाद मुझे कराची से एक कोर्ट से बेल केस होती है और मुझे फिर पकड़ लेते हैं। सूरत हाल ये होती है कि जब मैं बेल से आज़ाद होता हूँ जेल से, तो उसके बाद फिर जेल के अंदर से दोबारा पकड़ के ले जाते हैं। और जो क्राइम किया है, जो कि जंगी कैदियों से भी नहीं होता, कि जेल के अंदर मेरी, इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी प्लेट जो निकली है जो इन्फेक्शन की वजह से, मुझे जेल के अंदर, क्योंकि मैं काल कोठरी में था, 9D1 चक्कर, ये एक कोठरी है जिसको सब लोग जानते हैं कि जहाँ तमाम हीनियस दहशतगर्दों को रखा जाता है, वहाँ मुझे आइसोलेशन में रखा हुआ था, बंद वार्ड में।
और उसके बाद वहाँ मुझे चोट लगती है, मैं स्लिप हो जाता हूँ तो मेरी टांग में चोट लग जाती है। बाथरूम और खोली एक ही होती है वहाँ। 20 रोज मेरी टांग पक जाती है, पीठ पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, इलाज नहीं कराया जाता। और मैं वहां से निकलते ही जेल से हॉस्पिटल जाता हूँ, पर डॉक्टर का इन्फेक्शन है। मेरा मेजर सर्जरी होती है और प्लेट निकलती है, इन्फेक्शन खत्म होती है। अभी तक 10 दिन हो चुके हैं कि मैं इस पे स्टिक के ऊपर चल रहा हूँ। ये स्टिक के ऊपर मैं इस वक्त चल रहा हूँ और 4-5 दिन इंशाल्लाह उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। मेरा मतलब ये है कि मेरा कसूर क्या है कि मैं सिंध असेंबली में 5 घंटे की तकरीर करता हूँ, इनको बेनकाब करता हूँ। मैं आसिफ जरदारी और उसके 40 चोरों की जो माफिया है, जरदारी बाबा 40 चोर, उनको मैं उनके शहरों में जाकर बेनकाब करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया जाता है, मुझ पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं मुझसे। सही है। चलिए हलीम माजिद साहब, सबसे पहले मुझे खदा कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की जो भी ऑडियो लीक सामने आई है, ये किस तरह की हुकूमत है? मरियम साहिबा अपने दामाद को नवाजने के लिए भारत से मशीनरी मंगवा रही हैं, जबकि भारत से ट्रेडिंग बंद है। ज़ाती मफाद के लिए खुला इक़्तिदार का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को ये लोग? मेरा ख्याल है कि खान साहब जो कहते हैं कि एक माफिया को हम पे मुसल्लत किया गया है और जिसका पूरा टब्बर ही चोर है। और किस तरीके से ये माफिया, मतलब इनका अब्बा हुजूर नवाज शरीफ भी जंदाल से बिजनेस कर रहा था, दामाद भी इंडिया से प्लांट मंगवाना चाहता है जाली रास्ते से, चोर दरवाजे से, और शहबाज शरीफ को उस पर कायल किया जा रहा है। और उसके अलावा ग्रिड स्टेशन लगवाना चाहता है अपनी सोसाइटी पे सरकार के पैसों से। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ हमारा ठेका नहीं है पीटीआई का, इमरान खान का, और इदारों को भी सोचना चाहिए कि क्या ये जो माफिया हमारे ऊपर बिठा दी गई है, क्या यही हमारा मुकद्दर है? और जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह जो है उसको कह देता है इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि इतने 30 में से इतने मंजूर कर लो, और वो हो जाता है। तो क्या हो क्या रहा है? फिर वो कहते हैं परवेज इलाही बदमाश है। मैं कहना चाहता हूँ कोई 8 जीबी है किसी के पास, हैकर के पास, उसमें न जाने क्या कुछ होगा। अब भी खान साहब जो कहते हैं होश के दाखिल में, वो जो करते धरते हैं, वो सोचे कि क्या ये मुकद्दर, ये माफिया हमारा मुकद्दर है? क्या ये चोर हमारा मुकद्दर है? क्या वो लोग जो आज भी, मतलब दामाद को भी अब्बा हुजूर, चाचा हुजूर, कजन, भाई, भतीजे, किस माफिया के हवाले हम कर दिए गए? मैं कहना चाहता हूँ बहुत हो गई है। इस ऑडियो लीक के बाद तो और साबित होगा कि ये होता है ना, चलो जी पुराने चोर से कान पकड़ लिए, इसका मतलब है कि कान नहीं पकड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग इस वक्त आई है, तो उस पर फरोख्त भी किया जा रहा है उस वीडियो को, उस ऑडियो को, तो जहाँ से खरीद कर अभी तो चंद मिनट की रिकॉर्डिंग सामने आई है, आप क्या समझते हैं मजीद कितनी रिकॉर्डिंग सामने आएंगी? देखिए जी, बात है कि हमारे पास कोई इदारा हमारे पास नहीं है। हम अगर लीक करते हैं, हम खुद इस्तेमाल करते हैं ना, हम कौन से बेचते हैं उसको। सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो हम है किसी भी लीक के। इनकी चोरी आती है, इनकी करप्शन आती है, इनकी गद्दारी सामने आती है, तो बेनिफिशियरी तो हम है उसके सामने आने के। गंदे होते हैं, हमारे से कोई काम नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि चोरों को मोड़ पड़ गए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को आपस में झगड़ा है, इनका मरियम का हमजा का झगड़ा है, आपस में इसहाक डार का मुफ्ता से झगड़ा है, ख्वाजा आसिफ का औरों से झगड़ा है। इनके आपस के अंदर, क्योंकि माफिया के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, कमांड एक नहीं होती है। ये लग रहा है नवाज शरीफ ग्रुप ने किसी एजेंसी को वहां लगाकर, बाहर की एजेंसी को लेके शहबाज शरीफ को टेप किया हुआ है, शहबाज शरीफ किससे मिल रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है, ये आपस का इनका, जिस कंपनियों से उन्होंने काम कराया होगा, आपस के पीछे लग जाओ और वो पब्लिक हो गई है। और इसको तो खरीदो अगर मार्केट में मौजूद है तो कौमी राज है। और शहबाज शरीफ ने क्या पता अपने टेलीफोन से ये जो नई तायनातियां होनी है उसके बारे में कोई मशावरत की हो। क्या इसको अगर इंडिया खरीद ले तो हमारे लिए ठीक है, अमेरिका खरीद ले ठीक है। ये लेकिन वजीर आजम की इस तरह लीक्स होना, हलीम आदिल साहब, इस तरह की ऑडियो लीक होना वजीर आजम हाउस से, ये कौमी सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैंने आपसे कहा पहले, इनके अंदर सीन और नून एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, क्योंकि माल का गेम है। नवाज शरीफ समझ रहा है कि शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने वजीर आजम वो बन गया, वजीर आला वो बन गया, कुकड़ी मरियम कहाँ रह गई। इनके अंदर और जिस अंदाज से माफियाज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कातिल वजीर आला है, वजीर दाखिला जो है वो कातिल है, क्रिमिनल है, उसका जहनी क्रिमिनल चलता है। और
ये काम कोई भी करा सकता है, मरीम नवाज करा सकती है, शहबाज राना सदा कर सकता है, नवाज शरीफ करवा सकता है। बाहर वो इनके पैसे से बाहर पड़े हुए हैं, बैरून एजेंसियों के गुलाम बने हुए हैं, किसी भी बैरून एजेंसी के जरिए ये काम करा सकते हैं। मैंने दोबारा रिपीट करता चलूँ कि ये फैमिली, ये माफिया, ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और इनका फरागत होनी। और शेख साहब ये बताइए कि एक लाइटर नोट पे सवाल आपसे कि जो आपका हुलिया हम देख रहे हैं इस वक्त, दाढ़ी बीमारी की वजह से पड़ गई है या आपको भी इसी रूप में हम देखेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला नहीं तो मैं जेल में क्या मैंने वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई जेल में पढ़ लिए तो मैंने तर्जुमे के साथ, और बस इंशाल्लाह अभी तक तो यही है कि बस चलेगा। बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये बात क्लियरली मेंशन कर दी कि जी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उससे कौमी सलामती को भी कितना ख़तरा, और ये चीज़ें हो रही हैं अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इक़्तिदार को। ये बात हम सबको पता है, क्लियरली पता है, कोई बोल नहीं रहा था। अब तो प्रूफ भी सामने आ गया कि ये हुकूमत किस लिए आए हैं ये लोग हुकूमत में, कि अपने पहले केसेस माफ़ करवाए इन्होंने, क्लियर अपने आप को क्लीन चिट दिलवाई, और अपने इक़्तिदार का किस तरह से इस्तेमाल करके ख़ानदान बनाए जा रहे हैं। तला वेरी सैड और सैड खबरें बहुत सारी हैं पाकिस्तान में। हम रोज़ देखते हैं कोई ना कोई बेटी, कोई ना कोई बच्चा, उसकी लाश मिलती है यहाँ वहाँ से और फिर वो खबर गुम हो जाती है। लेकिन किसी बड़े आदमी बेटे की लाश मिलती है तो किसी बड़े लोग की लाश मिलती है तो फिर वो बड़ी हैशटैग बन जाता है और बड़ा मशहूर भी होता है। ऐसे एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ जहाँ पर मशहूर तज़कियाकार एक सहाफ़ी अयाज़ मीर साहब, उनके बेटे ने अपनी बीवी को डंबल से वार करके, अंदाज़ा कीजिए कितनी किस स्टेट ऑफ माइंड में लोग होते हैं। जाहिल बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन पढ़े लिखे जाहिल उनसे भी खतरनाक होते हैं। वर्दा एक्चुअली डिटेल आपको बताएं कि सारा और शाहनवाज की शादी उनकी पहले हुई थी, चंद कुछ हफ्ते पहले ही हुई थी, और वो वहाँ पे अपने एक फार्म हाउस में थे। फार्म हाउस में इस्लामाबाद पहुँचे थे, लेकिन जिस तरह से बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया है ये बात बहुत ही काबिल मजम्मत है, और ये जस्टिस फॉर सारा ये ट्रेंड भी कर रहा है तला आजकल। लेकिन समझ में ये नहीं आता है किस तरह के नूर मुकद्दम का क्या हुआ वर्दा, किस तरह से लोग हैं कि कैसे नहीं, क्या नूर मुकद्दम को अभी तक इंसाफ मिला है? वो जाफर का क्या हुआ शख्स का, वो अभी तक कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हमारे यहाँ लोग 11 साल जेल काट के सदर बन जाते हैं, छोटे मोटे मदर से हर कोई निकल जाएगा। हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? आइए देखें, पुलिस ने कल अयाज अमीर साहब का एक दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया था, और रिमांड पूरा हो जाएगा और आपसे कुछ ही देर के बाद जो अयाज अमीर साहब हैं और जो शाहनवाज मीर था उनको पेश किया जाएगा अदालत में। और जो अयाज अमीर थे उनसे मोबाइल फ़ोन पुलिस ने ले लिया था, और पुलिस ने इस सारे केस में ये चीज़ देखनी है कि जैसा कि शाहनवाज ने ये कहा कि उन्होंने कत्ल के बाद अयाज अमीर को बताया, उनको व्हाट्सएप की पिक्चर डेड बॉडी की कि ये हुआ हो गया है। और अयाज अमीर ने कल कोर्ट में ये कहा कि जैसे ही मुझे इत्तला दी शाहनवाज ने तो मैंने फौरी तौर पर आईजी और जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको बताया। तो पुलिस राय का ये कहना है कि अब इस चीज़ में ये चीज़ देखी जाएगी कि जब उनको बताया जा रहा था, जब मैसेज किया गया व्हाट्सएप पे, तो उसके कितनी देर के बाद उन्होंने जो है वो इन्फॉर्म किया। उसके अलावा कल अयाज अमीर का कोर्ट में यही कहना था कि जो इंसिडेंट प्लेस थी उसको किसी भी तरह से धोया जा सकता था, इतना बड़ा फार्म हाउस है, और लेकिन उसके बावजूद पुलिस को इत्तला की और उन्होंने जो शाहनवाज अमीर की वालदा थी उनको यही कहा कि आप यहाँ पर इनको रोकें, बल्कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि इनको आप बेशक रस्सियों से इसको बांध दें लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देना। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची। तो आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, और आज एक बार फिर पुलिस इस्तदा करेगी कि जो मजीद रिमांड है वो लिए जाए। और जो सारा हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्योंकि कनाडा में हैं और साहब का वो ऑफिसर हैं, एक हसास इदारे के पाकिस्तान में रह चुके हैं, तो सोमवार वाले दिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए वहाँ से आना है। तो होपफुली बुध को उनका इस्लामाबाद में जो सारा है उनको उनकी तदफीन भी होगी। सही। अच्छा नूरुल अमीन साहब ये बताइएगा कि सारा के चचा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यूएई से सारा को बुलाया गया उनको कत्ल करने के मंसूबे के साथ, और इसमें उनके सास ससुर भी शामिल हैं। तो इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? कितनी सदाकत है इस बात में? कुछ सामने आई है चीज़? जी बिल्कुल, उन्होंने इसी चीज़ की प्ली लेते हुए ही तो जो अयाज अमीर हैं उनको साथ सारे केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन अयाज अमीर ने, क्योंकि कल हम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने जो वहाँ पर कहा, उन्होंने यही कहा कि मैं किसी भी तरह से अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती तो मैं, क्योंकि देखें फार्म हाउस है इस्लामाबाद के और ये बड़े वीराने में फार्म हाउस है, इसके साथ बड़े बड़े फार्म हाउस कई एकड़ पे ये मुहित हैं ये,
तो यहाँ पर कुछ भी हो, बेशक आप 2 हफ्ते किसी को ना बताएं, लेकिन इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी होती तो हद तक जिस चीज़ से उनको मारा गया वो जो डंबल्स थे उनको भी नहीं धोया गया। और उसके अलावा लेकिन नूर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं तो प्ली यही अदालत में ली जाती है, जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये नहीं है, हम बेगुनाह हैं, हमने खुद पुलिस को बुलाया। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद है, मैं अपडेट कर रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि अयाब ने इलेक्शन लड़ने के लिए जब कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो वो कागजात रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्ट इस बुनियाद पे हुए थे कि उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि मैं एक दिन एक जगह बैठा हुआ शराब नोश फरमा रहा था, जिसके बाद ऐसा वाकया हुआ जिस खबर और उस आर्टिकल को बुनियाद बनाते हुए उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए। मैं यही कहूँगा कि जिस घर में ऐसी बुराइयां पनपती हैं वहाँ पर ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं। औरतों की रिस्पेक्ट वो करते ही नहीं है, जिसकी वजह से अपने घर में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं होती है तो फिर बाहर निकल कर भी वो कुछ ऐसी ही हरकत उसकनात करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि अपनी सोसाइटी में जो बुराइयां पनप रही हैं उनका इलाज कब करेंगे। अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जारी रहेंगे। जी बिल्कुल। और एक ब्रेक का वक्त हो गया है तला, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे अपने शो में। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। आज हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है, कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। लेकिन गुज़िश्ता पूरा हफ्ता पाकिस्तानी मईशत के लिए काफी भारी रहा। पूरे हफ्ते पाकिस्तानी रुपया डॉलर के प्रेशर में नजर आया, कमजोर होता हुआ रुपया डॉलर बढ़ता गया, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे की वजह पाकिस्तानी मईशत की इंतहाई सुस्त रवि और ज़र मुबादला का बहरान है। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर की इंटरबैंक रेट 239 रुपए, जबकि अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं आजकल वर्दा बड़ी सख्ती हो गई है, जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तो आप बड़े अमाउंट में डॉलर्स ले नहीं सकते हैं। तो लोग ढूंढ रहे होते हैं ऐसी जुगाड़ कि हम बिना NIC के डॉलर्स ले लें। तो बिना NIC के जो लोग डॉलर्स लेने जा रहे थे उनको 250 रुपए का डॉलर पड़ रहा था। तो अंदाजा कीजिए मईशत का हाल क्या है। मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दालें मंगवाने के लिए डॉलर नहीं है। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है सोहेल साहब, और ये डिफॉल्ट की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं? लेकिन पहले तो आज से कुछ माह पहले तो हमें लग रहा था कि ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो रिस्क दरकार है उसमें पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, प्लस पिछले 4-6 साल में जो बूम बस्ट साइकिल्स हुए हैं कि इकोनॉमी 1-2 साल अच्छी होती है, फिर बैठ जाती है, फिर अच्छी होती है। मगर अभी जो है चीजें ये हो गई हैं कि दुनिया में क्राइसिस आ गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज देखें, जैसे यूरोप देख रहे हैं, यूके देख रहे हैं जिसके पाउंड की क्या हालत है। तो अब जो दुनिया में क्राइसिस आया है वो इस तरह आया है कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रहे हैं, अमेरिकी की डॉलर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का डॉलर जो है इस साल उसका जो इंडेक्स है वो 15-16% बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हर मुल्क की करेंसी कम से कम 10-15% तो गिरेगी ही, मगर पाकिस्तान की करेंसी का गिरावट उससे ज्यादा है, 25% है। उसका रीजन मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला भी थे। मगर अभी जो दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस नुमा सिचुएशन आई, पाकिस्तान को इफेक्ट आ रहा है। तो पाकिस्तान के लिए 2 इश्यूज हैं, एक अपने लोकल माशी हालात और अब दुनिया के हालात जिसमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना, वो भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर कर रहा है। सोहेल साहब ये बताइएगा कि सुनने में हम सबको आ रहा है, हमें पता भी चल गया है कि इजहाक डार साहब वापस आ रहे हैं मईशत संभालने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब इस्तीफा दे चुके हैं। क्या वाकई इजहाक डार साहब जो पहले ऑलरेडी मईशत का पट्टा बिठा के गए थे, क्या खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि 2018 में दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि इस तरह के ये माइंस लगा के गए मईशत में कि 3 साल तक मईशत संभल नहीं सकती है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का खुद का कहना था, ये बात सुनने में आ रही है। लेकिन अब इजहाक डार साहब दोबारा वापस आ रहे हैं, तो क्या वो वाकई मईशत संभालने के लिए आ रहे हैं या फिर वो मरियम नवाज साहिबा का जो दामाद हैं उनका प्लांट लाने के लिए भारत से यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, ये मुझे तो ना उनसे मेरी कोई बात हुई है, ना मैं स्पेकुलेट करूंगा क्यों आ रहे हैं। मगर ये चीज तो काफी हद तक ऑब्वियस थी कि मिफ्ता साहब खुद MNA नहीं है, सेनेटर नहीं है, प्लस जो महंगाई और जो सख्ती IMF की कंडीशन की वजह से हुई है उसका इफेक्ट हर एक पाकिस्तानी को है। तो मेरा शायद
मैं इस पे स्पेकुलेट तो कर सकता हूँ कि ये डार साहब इसलिए आए हों कि अगला 1 साल जो रह गया है इस कोalition गवर्नमेंट का, उसमें कुछ ऐसी चीजें जिससे जो आम आदमी मुतासिर है वो उसकी तकलीफात थोड़ी कम हो जाए। सोहेल साहब, यू हैव अ रियली क्लोज आई टू द इकोनॉमी। मुझे ये बताइए कि इसाक डार साहब के ऊपर नंबर फजिंग का इल्जाम लग चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग का एफिडेविट वो लिख चुके हैं, तो एज एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हाउ वाज हिज परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं, और उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे कि वो 1 साल में ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो पीडीएम की इज्जत बचा लें? लेकिन जहाँ तक इल्जामात हैं, अगेन मैं लॉयर नहीं हूँ, जब तक इल्जाम कोई साबित ना हो या जब सर मनी लॉन्ड्रिंग का तो पूरा कोर्ट में साबित हो चुका था, साल 2000 में एफिडेविट लिख के दिया था। मुझे इसका, मैंने कहा ना मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो साबित हुआ है, अगर साबित हुआ है तो फिर उसको अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। मगर जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है उसका, जिसका जो मैं एक्सपर्ट हूँ वो आपको जवाब दे सकता हूँ। देखिए जो फर्क ये हो सकता है शायद कि जो एक तो ये कि इसाक डार की किस्मत हमेशा अच्छी रही है, जब 2015 में भी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी तो ऑयल गिर गया था, अभी भी वो आ रहे हैं, तो आप कह लें कोइंसिडेंस है कि ऑयल $78 हो गया है। ग्लोबली रिसेशन या ग्लोबल क्राइसिस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी वजह से तेल की, LNG की, कोल की कीमत कम आती है, तो आई थिंक उनके लिए चीज़ों को बेहतर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा जो मेरे ख्याल में शायद ये वो ट्राई कर सकते हैं कि जो कमर्शियल बोरोइंग होती है, जो बड़ी मुश्किल हो गई है दुनिया के हालात होते हुए, और जो रिलेशनशिप है फ्रेंडली कंट्रीज से, शायद उनकी उम्मीद होगी उसको संवार लें। मगर मुझे लगता है कि जिस किस्म के दुनिया के हालात हैं, जिस किस्म के IMF की कंडीशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि मिफ्ता साहब भी जो थे वो भी एक टफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे। सोहेल साहब, सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं, $20 बिलियन $30 बिलियन का अमाउंट सुन रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि 3 महीने लगेंगे। दुनिया को बोला है कि हमें असेस करने के लिए नुकसान कितना हुआ है। फूड सेफ्टी, फूड इनसिक्योरिटी और इन्फ्लेशन ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। आने वाले वक्त में आप कीमतें ऊपर कितनी जाते हुए देख रहे हैं? देखिए अब काफी हद तक तो उसका जो इम्पैक्ट था वो प्राइजेस में, खास तौर पे से जो खाने पीने की वो आ चुका था। अब देखें 2 तरह के इम्पैक्ट आते हैं। एक इम्पैक्ट ये था कि फसलें तबाह हुई थी, उसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा तला। दूसरा एक इम्पैक्ट ये भी था कि जो सप्लाई चेन थी और जो ट्रांसपोर्टेशन होनी थी पंजाब से शहरों तक और सिंध, वो नहीं हो पा रही थी, वो तो रिस्टोर हो गई है। तो ये चैलेंज तो आगे आने वाले दिनों में आएंगे, इसीलिए जो हमारी भी तवक्कुआत है इन्फ्लेशन की जो पहले थी उससे ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं यही कह रहा था कि शायद ज्यादा तब्दीली ना ला सकें अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जो मैंने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें गिर जाएं, या जो दुनिया पाकिस्तान को इमदाद देना चाह रही है फ्लड की वजह से, वो तवक्कुआत से ज्यादा आ जाएं, तो वो 2 एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। सोहेल भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये बता दें आखिर में मेरा आखिरी सवाल, फिर आपसे पूछेंगे कि डॉलर के ऊपर प्रेशर इसलिए भी कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। मार्केट में लोग जा रहे हैं, मनी एक्सचेंजेस पे डॉलर खरीद रहे हैं, चाहे उन्हें 400 मिले, 300 मिले, 200 मिले। होर्डिंग की ड्राइव चल रही है कि जितना डॉलर में इन्वेस्ट कर लो, जमा कर लो, यही तुम्हारे लिए अक्लमंदी होगी। उसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए ये हर्ड मेंटेलिटी है। हमेशा जब बिटकॉइन था वो ऊपर जा रहा था, लोग वो खरीद रहे थे। जो फाइलें थी हमारी DHA और बैरियर टाउन में, तो ये आई थिंक मेंटेलिटी है। और अब जो आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते सेंट्रल बैंक ने एक इकदाम लिए हैं कि एक्सचेंज कंपनी से अगर आपने कोई खरीदारी करनी है तो $2000 से बैंकिंग सिस्टम से हो। तो मुझे लगता है कि जब ओवरऑल जब करेंसी गिरना रुक जाएगी तो फिर ये जो बायर्स हैं ये भी चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये ओवर स्पेकुलेशन है। और जो स्टेट बैंक ने पिछले हफ्ते इकदाम लिए हैं, तो मुझे शायद वो जो पागलपना था कर मार्केट में वो थोड़ा सा थम जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो उन्होंने आखिर में कहा कि मार्केट में जो पागलपन है डॉलर के हवाले से बढ़ता है, हर कोई डॉलर खरीदना चाह रहा है और अपनी तिजोरियां भरना चाह रहा है, लेकिन डॉलर कम है। बड़ी अमाउंट्स के लिए आपको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है, और $300-400 आप यूं ले सकते हैं। वो रोजाना जाते हैं, $500-300 आराम से ले लेते हैं। 300। आई थिंक स्टेट बैंक को और रेगुलेटर्स को सोचना चाहिए कि अगर डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे तो इकोनॉमी के ऊपर बड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये सब चीज़ें सोचे कौन? अगर ये हम आम लोग ये बात सोच सकते हैं, माहिर मशियात ये सोच सकते हैं माशियात, तो फिर हमारी लोग क्यों नहीं सोच सकते? हमारे जो अहदेदार हैं वो क्यों नहीं सोचते? उनकी आंखों पर मफादात की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए खैर सवाल गोल कर गया इसका जवाब। लेकिन दिखने में नजर आ रहा है कि जो इसाक डार साहब को लाया जा रहा है, वजह क्या है? क्लियरली ये बात हमें ऑडियो लीक में सुनने में आई है कि वही ये काम करवा सकते हैं, और एकदम से इसाक डार साहब हाजिर हो चुके हैं। खैर
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मार्शल आर्ट्स की ताला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। सुन रहे हैं कि हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे दी गई है। कौन? अरे जी हमारे हैं राशिद नसीम मार्शल आर्ट एकेडमी ऐसे हैं और उन्होंने 100 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी है कि जी ये एजाज़ उनके नाम कर दिया जाए क्योंकि वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। एक राशिद नसीम आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम भी कहेंगे, बाकी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेंचुरी इनके क्लब ने मुकम्मल की है। हाँ जी, 81 रिकॉर्ड आपके अपने हैं इंडिविजुअल? जी 81 रिकॉर्ड जो है वो मैंने इंडिविजुअली तौर पे बनाए हैं और जो मेरी एकेडमी है उसके माशाल्लाह से 100 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। 101 हो गए। वाओ माशाल्लाह। तो आपने एप्लीकेशन दे दी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड्स अप्रूव कर लिए हमारे। अप्रूव कर लिए हैं। वाओ कांग्रेचुलेशंस भाई, जबरदस्त। ये तो बहुत ही अच्छी और एक प्राउड मोमेंट है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो किस तरह से आपने किया, क्या करते हैं, अपने एकेडमी वालों को क्या खिलाते हैं? देखें ये 2013 में जो है वो पहला मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 9 साल मुझे लगे ये इस संगे मील तक पहुंचने में और बड़ी हर्डल्स भी थी इस दौरान में, लेकिन ये कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो सोचा था वो कर लिया है। अब अगला जो मेरा टारगेट है वो अपने इंडिविजुअली तौर पर जो है वो 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट करना है और मेरे अलावा मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। फिर मेरी बेटी है फातिमा नसीम जो कि जिसने 7 साल की उम्र में जो है वो इंडिया को शिकस्त दी थी। दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मार्शल आर्ट कैटेगरी में। मार्शल आर्ट कैटेगरी में इससे वाओ माशाल्लाह। जितना भी वर्क है हमारा वो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर ही है। मार्शल आर्ट में कोई भी रिकॉर्ड हो, चाहे वो ननचक्स के रिकॉर्ड हो, पूरी दुनिया में जो है वो ननचक्स के रिकॉर्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड हैं, एल्बो स्ट्राइक्स के रिकॉर्ड हैं, पंचेस के रिकॉर्ड हैं, फिर ब्रेकिंग जो कि देखा है आपने पूरी दुनिया में स्ट्रेचिंग करने वाले लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन उसका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी के पास है। फिर इसी तरह दुनिया में बहुत बड़े बड़े बॉक्सर्स आपने देखे होंगे, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा पंचेस कैटेगरी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। मैंने 1 घंटे में एक रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, पंचेस कैटेगरी के तो तकरीबन 13-14 रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन 1 घंटे में मैंने जो है वो 32,686 पंचेस किए मैं इन 1 आवर। तो इस तरह के फिर जो ननचक्स है उसको हमने इन 1 मिनट जो है वो 350 टाइम्स जो है वो हिट किया है टारगेट के ऊपर, यानी कि इन 1 सेकेंड ऑलमोस्ट तकरीबन ये 6 के करीब जो है वो हिट्स बनती हैं। फिर इसी तरह अगर हम ब्रेकिंग पे चले जाएं तो फिर वॉलनट ब्रेकिंग है, फिर कोकोनट ब्रेकिंग है, ग्रीन कोकोनट ब्रेकिंग है, फिर वो चाहे एल्बो के साथ हो, चाहे हेड के साथ हो, चाहे हाथों के साथ हो, मतलब कोई भी रिकॉर्ड जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं छोड़ा है। नसीम साहब ये बताइएगा कि आप रोजाना डेली एक टास्क लेके उठते हैं कि आज उठ के मुझे ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना है? लोग नाश्ता करते हैं सबसे पहले उठ के, आप सबसे पहले उठ के ये सोच लाते हैं अपने जहन में कि आज इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मुझे लग रहा है कि बचपन में इन्होंने ब्रूस ली की फिल्में ज्यादा देख ली। हाँ, और फिर इनको शौक हो गया। कैसे शौक कैसे पड़ा राशिद? जब हम देखिए जब मैंने मार्शल आर्ट शुरू की थी तो मुझे अभी भी याद है पहली मरतबा जब मैं अपने क्लब में गया तो मेरे टीचर ने मुझे पुशअप निकालने के लिए कहा, तो एक पुशअप भी जो है मैं नहीं निकाल सका था उस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 8 के करीब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो पुशअप के हैं वो मेरी एकेडमी के पास है। और मेरे एक स्टूडेंट है ताज मोहम्मद, उन्होंने 2175 पुशअप किए हुए नकल्स के ऊपर इन 1 आवर। तो मतलब जब सिलसिला तो खैर इसी तरह ही शुरू होता है, जब आप करते हैं फिर क्लब्स में कंपटीशन होते हैं, छोटे छोटे कंपटीशन सर करवाते थे उस वक्त, कभी पंचेस के कंपटीशन करवा दिए, कभी ब्रेकिंग के कंपटीशन हो गए कि जी आज देखते हैं कौन ज़्यादा ब्रिक्स को ब्रेक करेगा, आज कौन सबसे ज़्यादा लंबी फ्लाइंग किक करेगा, या इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे क्लब के अंदर जो है वो चलते रहते थे। फिर वो सर ने उनको भी रिकॉर्ड्स की शक्ल दे दी थी कि ये एकेडमी का ये रिकॉर्ड है, देखेंगे कि इस रिकॉर्ड को कौन ब्रेक करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 3 मीटर जो है वो फ्लाइंग किक मारी है, या फिर 9 फीट हाई के ऊपर जो है वो उसने जंप करके जो है वो किक मार दी है, या फिर किसी ने हाथ के साथ जो है वो 4 ब्रिक्स ब्रेक कर दिए हैं, तो जी एक रिकॉर्ड है। अब देखते हैं 5 कौन ब्रेक करेगा। तो ये एक सिलसिला था जो वहीं से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर बाकायदा तौर पे जब मुझे मौका मिला 2013 में, पहली मरतबा 2013 में मौका मिला और पंजाब यूथ फेस्टिवल जब हुआ था तो उसमें मैंने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया और मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड जो है वो एक साथ जो है वहाँ पे ब्रेक किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद और वो कौन से हुई?
वो भी 4 रिकॉर्ड्स इसी के अंदर जो है शामिल है। हाँ जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट कैटेगरी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर मिलेंगे आपको, या फिर फिटनेस के अंदर मिलेंगे या मार्शल आर्ट से मिलेंगे। अच्छा, आपका एक शिकवा भी था गवर्नमेंट से कि जब आपने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे तो आपने कहा कि हुकूमती सतह पर हमें कोई पजीराई नहीं मिली, कोई जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। देखिए यहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती या हुकूमती पजीराई भी उसको मिलती है जिसके कोई ताल्लुकात होते हैं ना। तो यहाँ पर तो जो 100 रिकॉर्ड बनाए हैं वो अपने बलबूते पे ही बनाए हैं। आपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं रिकॉर्ड्स में लगा रहा ना। अच्छा। तो मेरी अभी कुछ दिन पहले हमारी एक मीडिया के दोस्त थे तो उनसे बात हो रही थी तो हुकूमती एजाज के ऊपर, तो उन्होंने कहा यार तुमने सारी जो मेहनत है ना वो सारी रिकॉर्ड्स बनाने में लगा दी है, वरना लोग 2 रिकॉर्ड बनाते हैं या 3 रिकॉर्ड अगर कोई बना लेता है तो वो ज़्यादा ताल्लुकात बनाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने ज़्यादा ताल्लुकात बनाने में काम नहीं किया, ज़्यादा काम आपने जो है ना वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने के अंदर जो है वो कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मतलब एक तो ये है कि देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया लेकिन पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म किया मैंने, ठीक है। चाइना के जो दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जो मतलब चाइना जैसे मुल्कों को मैंने जो है वो शिकस्त दी है ननचक्स मुकाबलों के अंदर। चाइनीज कंफू मास्टर जहां से वो निकला वो कंफू मास्टर्स हैं और उनको ही आपने हराया, मैंने शिकस्त दी है, ठीक है ना। और उनके साथ उनके अभी एक वर्ल्ड चैंपियन है ननचक्स के, उनके साथ मेरा जो है वो वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा अभी आजकल मेरा मुकाबला चल रहा है। अभी उन्होंने मेरा एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, फिर उनसे मैंने दोबारा वापस ले लिया वो रिकॉर्ड। तो फिर इसी तरह फिर इंग्लैंड है, फिर चाइना है, स्विट्जरलैंड है, फिर आपका अमेरिकन के मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े। मतलब जितनी भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनके रिकॉर्ड्स मैं और मेरी एकेडमी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक कर रही है। लेकिन अपनी एकेडमी के बारे में बताइए, कितने स्टूडेंट्स हैं, कब से काम कर रही है? एकेडमी मैंने 2001 में अपनी स्टार्ट की थी और 2001 से लेके जो है वो तकरीबन 21 साल हो गए हैं मेरी एकेडमी को। तो आपकी रोजी रोटी एकेडमी से जुड़ी है इस वक्त? मेरी एकेडमी रोजी रोटी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन पिछले तकरीबन कोविड से पहले तक तो ये सूरत हाल थी कि मैंने 19-20 सालों के अंदर कभी बच्चों से फीस भी नहीं लेता था। बच्चे जो है वो कभी आते थे, गेम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, फीस अगर कोई दे रहा है तो दे दे, अगर कोई नहीं देता तो ना दे। मैंने कभी भी मतलब मार्शल आर्ट को जो है वो एज ए रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाया था। लेकिन कोविड के बाद से फिर मैंने जो है वो एक वो छोटी सी मतलब एक माइनर सी एक फीस रखी हुई है ताकि तमाम बच्चे जो है वो जितने भी बच्चे हैं आएँ, प्रैक्टिस करें, गेम करें। और फिर मेरे जो 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री भी उठा के देखें तो वो भी सब के सब जो है बच्चे गरीब घरानों से। राशिद, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है इस वक्त यहाँ पर कि आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी। आपने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया है, लेकिन हुक्मरान ख्वाब खरगोश में जिस तरह रहते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत कदर नहीं है। हैरत मैं इस बात पर कर रहा हूँ कि माशाल्लाह से अब भी आपका मोराल, आपकी मोटिवेशन, आपका हौसला बुलंद है। आप टेंशन में नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, आप दुख में नहीं हैं, आप आज भी मुस्कुरा रहे हैं, आप आज भी खुश हैं। ये मेरी नज़र में आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है और उसमें आपको मुबारकबाद भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए असल में मेरा अपना ये मानना ये है कि जो चीज़ आपके नसीब में होती है वो आपके पास खुद चल के आ जाती है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। लेकिन आप अपना काम करते रहें, आप मेहनत करते रहें। आप लोग बोलते हैं कि जी आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो मैं ये कह सकता हूँ बड़ा प्राउडली कि मैंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद करने के अंदर एक छोटा सा हिस्सा डाला है। तो इस पर मुझे प्राउड फील होता है। और फिर देखिए असल जो बात होती है ना वो ये नहीं होती कि आपने खुद अपने लिए क्या किया है ना। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो मैं आगे लेकर आया हूँ। मैंने अपनी बेटी को मैं आगे लेकर आया। मेरे स्टूडेंट है, मेरी बेटी से पहले मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। कोई चाय वाला है, कोई प्लम्बर का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है। तो मतलब वो तो तमाम बच्चों को मैं लेकर आया। खर्चात आप कैसे बेयर करते हैं अगर आप इतनी मिनिमल फीस लेते हैं, जो लोग फीस भी नहीं अफोर्ड कर सकते? देखिए जो मेरी जॉब है, सुबह के अंदर मैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जॉब करता हूँ, तो बस वहीं से, और फिर मेरे कुछ इंटरनेशनल टूर्स वगैरह होते थे, तो मैं वहाँ से जो मेरी आमदनी होती है तो वो मैंने सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाई हुई है। और मेरी मतलब हमेशा से यही कोशिश रही कि जो मार्शल आर्ट से जो रकम मेरे पास अगर कहीं से आ जाती, जैसे मैंने मेरे इंटरनेशनल टीवी शोज होते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो इंटरनेशनल जो मीडिया है जो हमें बुलाता है अपने मुल्क के अंदर, तो वो फिर हमें कुछ ना कुछ पे करता है। तो वो जो रकम थी वो भी मैंने तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स पे लगा दी। और उसके अलावा पंजाब यूथ फेस्टिवल पे जब मैंने पहली मरतबा आज से 2013 में जब मैंने वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे तो उन्होंने कुछ इनामी रकम दी थी, तो वो भी तमाम की तमाम जो है मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे लगा दी है। और अपनी सैलरी का कुछ परसेंट मैंने आज भी मुख्तस किया हुआ है कि मैंने ये जो सैलरी का मेरा परसेंटेज है ये मैंने जो है हर सूरत में जो है वो रिकॉर्ड्स के ऊपर लगाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे प्राउड फील होता है। कोई मतलब ये कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई वो नहीं, पाकिस्तान ने हमें दिया है, हम आज बहुत खुश है। बाद मरतबा दूसरे ममालिक के मैं हालात देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हम लोग जो है पाकिस्तान में रहते हैं, कम से कम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहरहाल
कुछ हालात देखकर अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्समैन को रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और अभी हमारे कुछ एथलीट माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हम अपने एथलीट्स को भी भूल जाते हैं और ना तो उनको रिकग्निशन देते हैं। शुरू में तो मीडिया के ऊपर उनका नाम आता है, सब लोग उनको देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो भूल जाते हैं और तला तालिब का जो है वो डूप टेस्ट मस्बत आ जाता है। फिर उसके बाद अभी एक और हमारे रेसलर का जो है वो डूप टेस्ट मस्बत आ गया। तो हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है, एथलीट को ज़ाया कर रहे हैं। राशिद, रिकग्निशन कैसे मिलनी चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? शायद शर्जीन इनाम मेमन के दिल में रहम आ जाए, अदीफ अरियाल के दिल में रहम आ जाए, परवेज इलाही के दिल में रहम आ जाए, शहबाज शरीफ के दिल में रहम आ जाए, इक़्तिदार में सारे हैं। बताइए रिकग्निशन कैसे मिलनी चाहिए? देखिए रिकग्निशन 2-3 तरीकों से मिल सकती है ना। एक तो है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो है हुकूमती एजाज़ात होते हैं जो मुल्क के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, उनको आप उनके लिए जो है वो मतलब आप मेरे साथ तो ये हो, मुझे तो आज तक किसी ने बुलाया भी नहीं है। अभी आप नाम ले रहे हैं, मेरे पास किसी की आज तक कॉल ही नहीं आई कि यार आप आ जाएं और आगे हमसे जो है वो मिल लें आगे, यार आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, इतनी आपने जो है वो मार्शल आर्ट्स को तरक्की देने के लिए कोई मिलके काम कर सके, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ एक एकेडमी बना ले ताकि हमारे जिस तरह के आप बता रहे हैं, मतलब मैं अगर 10 स्टूडेंट अपने बलबूते पे निकाल सकता हूं तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर मतलब जो है मतलब एक गवर्नमेंट सपोर्ट आ जाएगी, हुकूमती तरफ से रिकग्निशन मिलेगी, तो लाजमी बात है कि मजीद बच्चे देखकर जो है वो मार्शल आर्ट को आगे आएंगे ना। अब देखें, किसी को नहीं पता था नेजाबाजी क्या होती है, ठीक है, जेवलिन क्या होता है, लेकिन आज लोग जेवलिन करना चाहते हैं, इसलिए कि आपने जो है वो अरशद नदीम को जो है वो रिकग्निशन भी दी और उनको इनाम कराम भी माशाल्लाह मिला, जो कि एक अच्छी बात है बहुत ज़्यादा कि कम से कम किसी एथलीट को तो जो है वो सराहा जा रहा है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप उसको भी नहीं सराहेंगे या तो कोई भी नहीं जानेगा आने वाले खिलाड़ियों की एसोसिएशन और तंजीमों का मसला क्या है और उनमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? राशिद में से देखिए, सबसे पहले जो है ना प्लेयर को जो है ना मैं समझता हूँ कि वो बड़ा फ्री हैंड मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी एक फेडरेशन का नाम नहीं लेता कि यहाँ पर अगर इंटरनेशनल, मैं अभी आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि देखें अभी इस्लामिक गेम्स हो रहे थे, इस्लामिक गेम्स के अंदर कुछ एथलीट थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, ना ही उस गेम का नाम लूंगा, वो मेरे घर पे कुछ दिन के लिए मेहमान ठहरे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि वो इस्लामिक गेम्स में जो एथलीट जा रहे थे वो अपने टिकट पे जा रहे थे। इस्लामिक गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास मेरे ही अपनी एकेडमी के स्टूडेंट है, मतलब मेरी एकेडमी नहीं, मेरी जो एकेडमी लाहौर में है, मेरे जहाँ पे उस्ताद गेम कराते हैं, एशियन गेम्स के अंदर मेरा हमारे क्लब का एक स्टूडेंट जो है वहां पर जो है वो अपने टिकट के ऊपर गया। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स फेडरेशन की बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर हमारे एथलीट जो है वो अपने टिकट के ऊपर जाकर जो है वो गेम खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप ये सोचेंगे टिकट भी बेचारा जो है वो अपनी जेब से लगा के जा रहा है, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेगा? अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो एक एक रिकॉर्ड के ऊपर 4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक रिकॉर्ड के ऊपर लगते हैं। एक महीने की डाइट कम से कम 1 लाख रुपए है, उसमें सप्लीमेंट्स भी जो है वो एथलीट को यूज करने होते हैं। फिर उसके अलावा खुराक है, उसके अंदर प्रोटीन डाइट्स होती है, बहुत ज्यादा लाख का फिगर रखें कि अगर आपने एक रिकॉर्ड के लिए जाना है, और डिपेंड करता है रिकॉर्ड, डिपेंड करता है रिकॉर्ड के ऊपर। इट्स रियली सैड कि गवर्नमेंट हमें कहीं भी सपोर्ट नहीं करती है इस तरह के एथलीट को जो मुल्क भर में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच आशिफ तंजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आपकी एकेडमी मजीद तरक्की करे। किसी को रहम आ जाएगा, मुझे लगता है कि चलें हुक्मरानों को अगर रहम ना आया तो हमारे मुल्क में मुखय्यर हजरात बहुत सारे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम एंड सपोर्ट आवर टैलेंटेड प्लेयर्स। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ अपडेट करते हैं आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि जनाब पाकिस्तान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कल बाबूसर टॉप और अतराफ में पहली बर्फ़बारी हो चुकी है और अगर आज बलाई इलाकों में बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर हल्की बर्फ़बारी का फिर से इम्कान है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर कराची की बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में सूरज की किरणों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो है उसकी वजह से ज़्यादा उसका वाज़ा पैगाम हासिल कर दिया है, बता दिया है कि जी गर्मी की शिद्दत में वाज़े फ़र्क आ जाएगा और वाज़े हो जाएगी गर्मी। लेकिन जबकि हम देखें अगर स्क्रीन पे तो मतला साफ़ है, यहाँ पे हमें कोई बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत
30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब का रुख करें तो शहर में कुछ इलाकों में आज बादलों का राज बरकरार है, जबकि बालाई पंजाब, एबटाबाद और हम दीगर बालाई इलाकों की बात करें तो बारिश का इम्कान हल्का फुल्का मौजूद है। कहीं अगर आप देख सकते हैं लाहौर में इस वक्त बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाहौर में बादलों की सुबह से आंख मचोली चल रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाने का खदशा है। लाहौर की जानिब बढ़ें तो कई अजला में बादल भी छाए हुए हैं और शहर में आज हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान है। दूसरी तरफ दर्जा हरारत हम बता चुके हैं आपको कि 23 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 32 तक जाने का इम्कान है। अगर खैर पख्तूनख्वा की बात करें तो सूबे के कुछ शहरों में सुबह के वक्त बादल छाए हुए हैं और बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का खदशा जाहिर किया गया है। शहरों के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अगर हज़ारा की बात करें तो लकी, मरवत और मानसहरा में आज बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं तला की जानिब। कल रात पाकिस्तान हारते हारते जीत गया। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो आसिफ के 2 छक्कों ने 2 बाउंड्रीज ने हमें जिताया, ये मेरा नजरिया है। और अगर डॉसन एक ओवर और खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। विकेट्स हम जानते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बड़ा रिवायती डायलॉग है, रेत की दीवार साबित हुई। और ये रेत की दीवार जो है पक्की होकर नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इनकी बुनियादों में सैलाब आ गया है। क्या वजह है कि इंग्लैंड की टीम जो इतनी मैच्योर्ड नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए कि एक ओवर में जिस तरह प्रेशर में 24 रन 8वां खिलाड़ी आके बनाता है, जिस तरीके से वो मुस्तकिल प्रेशर बर्दाश्त करते रहे और बैटिंग करते रहे। इवन दो मैं समझता हूँ कि मैच पाकिस्तानी बॉलर्स ने पाकिस्तान को जिताया और किस्मत भी कुछ मेहरबान हुई पाकिस्तान के ऊपर, नहीं तो बैटिंग लाइन ने कोई कसर ना छोड़ी। जैसे ही ओपनर्स पवेलियन वापस लौटते हैं, सारे हमारे बैटर्स जो हैं एक के बाद एक आउट होते रहे। जब खुशदिल बैटिंग करने आए तो उस वक्त मेरे नाई ने मुझे कहा कि भाई आसिफ को भेजना चाहिए था, वो है फॉर्म में इस वक्त हिटिंग करने के लिए, आखिरी 2 ओवर्स बचे हैं। और फिर यही हुआ, खुशदिल ने 1 ओवर जाया किया, आसिफ को 2-3 बॉलें मिली, 2-3 बॉलों पे उन्होंने बाउंड्री मारी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई और डिफेंड करने के लायक हुई। नहीं तो हमें एटलीस्ट 15-20 रन और चाहिए थे। इकबाल जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। इकबाल साहब, कब होगी हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग, कब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? इस जीत के बाद लगता है कुछ ऐसा ही है कि लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर हकीकत से हम बहुत दूर हो जाते हैं। इकबाल साहब, मेरे ख्याल में जो आप ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर जाते हैं, और हकीकत से बहुत ही दूर हो जाते हैं। बहुत ही दूर इसलिए हो जाते हैं कि भाई मेरे, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप सोली डिपेंड कर रहे हैं रिजवान पे और बाबर आजम पे। जिस दिन ये क्रम्बल करते हैं, कल भी देखिए 97 रन का उन्होंने स्टैंड दिया पहले उस पे, और उसके बाद पूरी टीम 166 पे ढेर हो गई। मतलब जो आपकी वो थी, और आपने मैनेजमेंट का आलम ये कि शान मसूद जो है, अभी पहला मैच उन्होंने परसों खेला था, 4थे नंबर बैटिंग कराई, कल उन्होंने 3रे नंबर पर उनको बैटिंग किया है। मतलब उन्होंने 19 बॉलों पे 21 रन बनाए। लोग कह रहे थे कि ये जल्दी आउट हो, जब ये आउट हुए तो मतलब पाकिस्तानी शायकीन भी कह रहे थे कि यार ये अच्छा हुआ आउट हो गया। T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं होता मतलब यार। और दूसरी बात है, खुशदिल शाह, पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, और आई एम वेरी सॉरी टू से इफ यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन ओपनर्स ना, तो वर्ल्ड कप के अंदर ये सीन नहीं होगा। वर्ल्ड कप के अंदर ये बॉलिंग आपको नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली एक टेस्ट दिया था मार्क वुड ने, आपने देख लिया क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का 3रे मैच के अंदर, 63 रन से हारे। तो मतलब आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप देखें, ये होता है कि अगर उनकी इंग्लैंड की ओपनिंग अगर फ्लॉप होती है तो नीचे आके जो बैट्समैन है, हैरी है, मोइन अली है, ये लोग संभाल लेते हैं। और यही होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। आसिफ अली को एग्जैक्टली आपने जैसे बिल्कुल अच्छी बात कही कि आसिफ अली को भेजना चाहिए था खुशदिल शाह की जगह। बल्कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान ने 97 का इतना लंबा स्कोर कर लिया था पहली विकेट पे, तो उनको आसिफ अली पर इकबाल भाई मेरा सवाल यही है, इकबाल भाई मेरा सवाल यही है कि मेरे नाई को मालूम है, अब्दुल शकूर को, कि आसिफ अली को भेजना चाहिए था, पीसीबी को नहीं मालूम, क्रिकेट के कैप्टन को नहीं मालूम, इतने बड़े स्टाफ को नहीं मालूम। सर ये कैसी दुनिया है हमारी? भाई ये दुनिया है। वही कहते हैं ना कि शो मी द मैन, आई शो यू द रूल। जो उनकी मर्जी चल रही है वो चला रहे हैं के अंदर। आसिफ अली को वो कहते हैं कि सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट वेपन कब इस्तेमाल होगा भाई? रमीज राजा जस्ट इनसे कि आसिफ अली को हमने एक वक्त के लिए रखा हुआ है। वक्त के लिए क्या रखा हुआ है? जब आप सीरीज हार जाएंगे। कल देखिए, कल की जो विक्ट्री है, मतलब इट्स अ वेरी क्लोज फाइट, इट वाज अ वेरी क्लोज फाइट। लैम डॉसन जो था 18वें ओवर में मैच ले गया था। मैं आपको खुद, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब 9
रन चाहिए थे 12 गेंदों में, स्टेडियम से लोग बाहर वापस जाने लगे। स्टेडियम के अंदर स्टेडियम हल्के हल्के खाली होना शुरू हो गया। हम खुद समझ रहे थे कि हम मैच नहीं देखेंगे, हार गया। हाँ, नेचुरली मतलब ये था 12 रन से 3 विकेट बाकी थी और वो खेल रहे थे लियाम लॉसन, लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत इसमें कोई शक नहीं कि वो एक फाइटर है। उनकी बाज़ औक़ात उनकी जो लाइन ऑफ लेंथ है एब्सोल्युटली पैथेटिक होती है, पैथेटिक। लेकिन एट टाइम जब वो जिगर के साथ बॉल करते हैं, जब वो आते हैं तो फिर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कल उन्होंने बैक टू बैक जो विकेट ली है स्टोन की और लियाम डॉसन की, दैट वाज द एंडिंग पॉइंट फॉर इंग्लैंड। उन्होंने वहां आके मैच को स्टील कर दिया था। एंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग एंड पेस बॉलिंग का सही मुजाहरा इस विकेट पे किया। हालांकि जो विकेट होती है जब सेकंड टाइम खेली जाती है, इंटरनेशनल स्टेडियम की रवायत ये रही है, तो विकेट इजी हो जाती है। कल मोइन अली ने टॉस जीतकर पहली मर्तबा मैंने देखा इस सीरीज के अंदर 4 मैचों में टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की, वरना इससे पहले वो हमेशा यही करते रहे कि वो टॉस जीते थे और पहले बैटिंग करते थे। तो उन्होंने विकेट को रीड कर लिया है, दे आर ट्राइंग टू रन, सो इट्स ए नेक टू नेक। मैंने तो कहा अप एंड डाउन, फाइनली पाकिस्तान वन बाई 3 विकेट। नाउ लेट्स शिफ्ट, द वेन्यू हैज शिफ्टेड टू लाहौर। लाहौर में भी लाहौर में जिस टाइप भी आपको विकेट नहीं मिलेगी, थोड़ी सी पेस मिलेगी, थोड़ी सी पेस मिलेगी। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को ये देखना होगा कि वुड को कैसे वो खेलते हैं, विली को कैसे खेलते हैं। जनाब ये मामूली बॉलर्स नहीं है। और अगेन जिस तरह जसोई साहब ने कहा कि जनाब मैनेजमेंट को चाहिए कि आसिफ अली को कहाँ इस्तेमाल करना है, खुशदिल शाह को कहाँ रखना है। खुशदिल शाह को शान मसूद को डिस्ट्रॉय ना करें, खुदा के वास्ते देखें, खुदा के वास्ते उसकी जो पोजीशन है ओपनिंग की, तो उसको ना खिलाए। बेहतर ये है कि उसको ना खिलाए, मतलब उसकी पोजीशन डिस्टर्ब करके ना। देखिए नंबर 1 बड़ा, नंबर 3 बड़ा क्रूशियल बैटिंग लाइन होता है। ज़हीर अब्बास आया करते थे नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। आप ये लगा लीजिए इतने क्रूशियल स्टेज पे विकेट होती है वो, और उसमें अगर शान मसूद को आप रीशफल करोगे, 4 नंबर पे खिलाओगे, 3 नंबर पे खिलाओगे, भाई तीसरे मैच में उन्होंने स्कोर कर दिया, अच्छा कर दिया। कल देखेंगे वो एक्सपोज हो गया, कल वो एक्सपोज हो गया इसलिए कि परसों आपने 4थे नंबर पे खिलाया था, कल 3रे नंबर पे खिलाया था। फिर आप एक एक्सक्यूज देंगे कि यार वो अच्छा स्कोर कर रहा था तो हमने देखे उसको 5वें नंबर पे लिया है। दिस इज नॉट क्रिकेट भाई, एक जेन्युइन अंदाज के अंदर खेले। इंग्लैंड को देखे अपनी कॉम्बिनेशन आजमा रहा है। कल उन्होंने 3 चेंजेस की। एलेक्स हेल्थ को वापस ले आए, डेब्यू करा दिया उन्होंने ऑलिव स्टोन को, मतलब विली को ले आए। तो मतलब वो हारे जरूर, लेकिन देखिए वो कोशिश करें, वो देख रहे हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बना। अब आप देखिएगा लाहौर के अंदर ये नहीं होगा कि वो इतनी ज्यादा रीशफलिंग नहीं करेंगे। उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है, कराची में देख लिया, 2-2 आ गए हैं, वो अच्छे कन्विंसिंग अंदाज में जीते, टिट फॉर टाइट भी किया उन्होंने। अगर आपसे 10 विकेट तहरा है तो उन्होंने भी 63 का जवाब दे दिया और पहला मैच उन्होंने जीता था, बाउंड्री उनके साथ ही है ना। द वेन्यू शिफ्टेड टू लाहौर। अब उन्होंने एक टीम समझ ली कि उसकी स्ट्रेंथ किसकी क्या है। वुड को कल अगर वुड में होते मैच के अंदर तो शायद, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ये नहीं कहूंगा, शायद ये रिजल्ट ना होता। पाकिस्तान ने खेला अच्छा, लेकिन देखें क्रिकेट में ऑलवेज डे काम करता है और हमेशा जो मैजिक होती है वो काम नहीं करता, हमेशा लक काम नहीं करता। स्ट्रेटजी ऑलवेज वर्क। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हर वक्त ये चीज़ काम नहीं करती चलती, कभी कभी तुक्के भी चल जाते हैं शायद तला, लेकिन बैटिंग ऑर्डर को सोचना होगा, मैनेजमेंट को सोचना होगा, पीसीबी को सोचना होगा कि आखिर कब तक ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं कि अब लाहौर में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, ये भी एक बहुत देखते हैं कि क्या होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शंस की, जो कि है आपका फेवरेट सेगमेंट। और बहुत ही इस वक्त कह रहे हैं कि सूरत हाल आसमान पे जो सितारों की है वो कुछ चेंजेस पैदा हो रही हैं। ये ऐसे सितारे इस वक्त गर्दिश में आ रहे हैं या जायचे हम कहें कि ऐसे बन रहे हैं जो हमने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानिब देखे थे। तो सही तो हमें हमारे माहिरीन बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारी साम्या खान ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम कहते हैं दुनिया बोल है में। और अस्सलाम वालेकुम साम्या कैसी हैं साम्या? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जो भी आप लोगों का मैं प्रोग्राम देख रही थी। अल्लाह ताला, खैर शहीद तो जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और उनके दर्जात और बुलंद फरमाए। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तलहा जतोई साहब को स्पेशली
एक बार पहले भी मैंने आप लोगों के साथ प्रोग्राम किया और तलहा का मुझे पता है कि उनका बहुत ज्यादा कोई यकीन नहीं है इन चीजों के ऊपर। तो तलहा, मैं तो वो औरत हूँ जो कि ये मुद्दा लेके चलती हूँ कि ये एक अंदाजों का इल्म है, एक हिसाब किताब है का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। जैसे ये इतना काम है तलहा साहब जितना नेविगेशन गूगल करती है, जितना महकमा मौसमियात रहनुमाई कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। अल्लाह ताला के फजल से सियासी पेशगोइयों में अल्लाह पाक ने मेरी बहुत इज्जत रखी है। इसके बावजूद मैं इसे कहती हूँ कि ये 70 to 75% अंदाजे हैं सिर्फ, ये इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। अब हम चलते हैं बेशक सामिया, गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए सामिया कि सूरज ग्रहण आने वाला है, तो इसके कितने असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि बुरे असरात हुकूमत पे आएंगे, हमारे मुल्क पे, हमारी मईशत पे? क्योंकि सुनने में हमेशा ये आता है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है वो मुल्क के सियासतदानों के लिए या हुकूमत के लिए भारी साबित होता है। यहाँ पे सिर्फ एक बात, अच्छा ही हुआ मैं आजकल हालांकि सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ इस साल से, लेकिन क्योंकि मुल्क से प्यार है और जब आप लोगों ने मौका दिया तो आपकी आवाज़ भी सुनी जाती है, तो मैं कहना चाहूँगी जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो सचमुच पेट्रियाटिक है, मुहब्बे वतन है, जब तक नवंबर नहीं गुजर जाता रोज़ की बुनियादों पे अपने मुल्क के लिए दुआ और हस्बे तौफीक सदका कीजिए। और अपने अमाल तो यानी कब ठीक करेंगे, असल में तो हमारे अपने ही अमालों की सजाएं हैं। ये आसमान पे इस वक्त जो नक्शा बना हुआ है वो तो बहुत खतरनाक है। आज तक मैं 98 से इस काम को कर रही हूँ, मैंने कभी इतने खतरनाक सितारे नहीं देखे जितने इस वक्त आसमान के ऊपर है कि 7 सितारे रेट्रोगेशन के अंदर हैं और जो बुरे सितारे, और अभी 30 अक्टूबर से मार्स की रेट्रोगेशन शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को खाना जंगी से महफूज रखे, जिसका बहुत ज्यादा खतरा जो है वो नजर आना शुरू हो गए। तो अल्लाह करे कि हमारी पाक फौज या हमारे इदारे इन चीजों को हैंडल कर लें, हमारी अंदरूनी खाना जंगी का तमाशा जो है वो अल्लाह दुनिया को ना दिखाए। आमीन सो आमीन। अच्छा सामिया, क्या ये बात सही है कि इस वक्त आसमान पे वही नक्शा बना हुआ है सितारों का कि जिस वक्त ये पहली बार बना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और उसके बाद दोबारा बना तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी? ये इसमें कितनी सदाकत है सामिया कि काफ़ी सुनने में आ रहा है ये? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक मेरी पेशगोई, अभी मैंने एक इंटरनेशनल चैनल को भी इंटरव्यू दिया था, एक प्रेडिक्शन मेरी बहुत वायरल हुई थी कि जो मैंने कहा था कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड का सफर शुरू हो चुका है। मुझे नहीं मालूम रब ताला ने कब दुनिया रैप अप करनी है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी तैयारी शुरू हो चुकी हुई है। अभी तो पीस है, अभी नहीं मैं कह सकती, अभी तो आप छोटी छोटी फुलझड़ियाँ देख सकते हैं आप जो है आती हुई, लेकिन मैं अभी फिर ये कहती हूँ कि 2023 पाकिस्तान के पास तो वार्निंग का आखिरी साल है ये, अगर हम अभी भी अपने किबले सीधे ना किए हमने। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आप बिगिनिंग कह रहे हैं, ये जाके 25-26 से बिगिनिंग होती है, अभी उसका खतरा नहीं है। सही। अच्छा सामिया, हुकूमत बहुत ज़्यादा उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार है, मईशत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। खान साहब कॉल पे कॉल दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कॉल देने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब को वो थका के जो है वो फिर आएंगी, क्योंकि वो कह भी रहे हैं इस तरह का कि सामने की जी उसको राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि राना क्या करने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी हुकूमत किस करवट बैठने वाली है और आगे आने वाला इक़्तिदार क्या इमरान खान साहब का हो सकता है? देखिए, ये तो पहले यहाँ से बचेंगे तो आगे इक़्तिदार की बातें करेंगे, लेकिन जो है गवर्नमेंट के लिए अक्टूबर बहुत ज्यादा वार्निंग वाला महीना है। अच्छा, ऑपोजिशन को ये महीना सूट करेगा जो अक्टूबर का महीना है, तो अगर इमरान खान अपने आप को, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि खान साहब एज ऑपोजिशन लीडर
दुनिया में कोई उन जैसा ऑपोजिशन लीडर नहीं बन सकता। एज किंग मेकर ये मेरी पेशगोई ऑन एयर थी जिसपे मुझे इतनी तनकीद का सामना हुआ, और मैंने हमेशा ये कहा कि वो किंग मेकर ना बने, किंग बने। और एक पेशगोई जो मेरी रास्ते में है कि इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली होनी ही होनी है, क्योंकि इस मुल्क में ये जो वजीर आजम का मनसब है ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप सारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपके वजीर आजम सर्वाइव नहीं कर पाए, या वो नाअहल साबित हो गए या वो कर दिए गए नाअहल साबित जो है। तो जब तक इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली मैं रिकमेंड नहीं करी, ये सितारों ही का मैसेज है कि जो है जब तक ऊपर से हम इस मुल्क का निज़ाम, चाहे वो प्रेसिडेंशियल आता है, ये पार्लिमानी निज़ाम के साथ हम सरवाइव नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि सामने एक सदारती निज़ाम आने वाला है मुल्क में? ये मुझे लगता है कि मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं 2023 में पाकिस्तान का सर्वाइवल देखती हूँ या नजर आता है कि पाकिस्तान पटरी पे इंशाल्लाह बहुक्मे खुदा चढ़ जाएगा। देखिए, मैं फिर तलहा जतोई साहब को कहना चाहूंगी, इसीलिए मैं इसे इम्कानात का इल्म कहती हूँ, अंदाजों का इल्म कहती हूँ। मैं खान साहब के लिए आपके सामने पेश हुई है कि हमने साल के शुरू में जब अमन चैन था, मैंने तब कहा था कि 2022 खान साहब के लिए डिसाइसिव ईयर आ रहा है और अब इनको एक एक कदम फूंक के उठाना पड़ेगा जो है, वरना 2022 मार्च तक हुकूमत वेंटिलेटर पे जा चुकी होगी। ये सारी प्रेडिक्शंस मेरी ऑन एयर है। अभी भी खान साहब जो है, जब तक अगला 16 मई नहीं आ जाती, अभी भी खान साहब जो है वो समझे एक तरह से स्टेक पे ही हैं। लेकिन ये जरूर है कि दिसंबर की 20 के बाद से खान साहब को सितारों की फेवर इसी साल से मिलना शुरू हो जाती है। सही। अच्छा सामिया जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताएं कि सूरज ग्रहण जो होने वाला है ये किन सितारों के लिए बहुत मुश्किलात लेके आने वाला है? आने वाला हफ्ता, क्योंकि बिगनिंग है आज, फर्स्ट नए वीक का पहला दिन है, कैसा रहेगा इस तारों के हवाले से? देखिए, ये जब तक 23 और 24 अक्टूबर नहीं गुजर जाते, इसी अरसे में इन ग्रहण के असरात भी हैं। इसमें ज्यादा वो लोग जैसे एरीज हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, टोरियंस हो गए, इनको तो स्पेशली अपने सदकात देने चाहिए। और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट अब एट स्टेक पे, इस महीने में गवर्नमेंट ज्यादा स्टेक पे है। तो जो है देखें कुदरत को क्या मंजूर होता है, लेकिन जब तक 23 अक्टूबर नहीं गुजर जाती, अभी आप घुमसान का रन देखेंगे। और अब गवर्नमेंट स्टेक पे इस महीने जो है ये गवर्नमेंट के स्टेक शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, काफ़ी सुनने में ये भी आता है कि भाई जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है और लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वज़ीर ख़जाना चेंज हो रहे हैं हमारे, तो इससे क्या कुछ मईशत पे बेहतर असरात साबित होंगे? इसहाक डार साहब आ रहे हैं अब तो। देखिए, मुझे इसहाक डार साहब से तो उम्मीद नहीं है। मुझे अपने रब से और अपने इस प्यारे सितारे से जिसने कदम रखना है, स्टेबल होना है नवंबर से और फिर दिसंबर के मिड से, मुझे रब की तरफ से उम्मीद है, आसमानी काउंसिल के सितारों से उम्मीद है कि हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन थोड़ी स्टेबिलिटी आपको दिखने में नजर आ रही है इस तारे के थ्रू, राइट? इंशाल्लाह। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सामिया खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट थी। इनकी काफ़ी पेशगोइयाँ जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो साबित होती हैं, वह हुक्म अल्लाह जो एक तला वही वाली बात है कि गाइडेंस होती है जो देती हैं। अब हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आगे बेहतर करे। अक्टूबर का महीना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट स्टेक पे लगी हुई है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि एरीज, स्कॉर्पियो और टॉरस जिनके सितारे हैं वो लाजमी अपने सदक़ात दें, ताकि सदका रद्द बला है। जितने सदक़ात देंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। कोई भी मुश्किलात या कोई परेशानी आती है, अगर सितारे में कोई गर्दिश आती है तो अल्लाह ताला कि उससे हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी सामिया की वो थी उनकी रियलिस्टिक अप्रोच, और बेशक उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। साथ साथ आई हैवंट सीन एनी अदर एस्ट्रोलॉजर सेइंग सच स्टफ, लेकिन यकीनन आपने भी वर्दा एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कुरान कोट की थी, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैब का इल्म मेरा और सिर्फ मेरा है, सिवाय मेरे पसंदीदा रसूलों के। तो यकीनन अल्लाह अपना गैब का इल्म अपने प्यारे रसूलों को देता है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस तरह बहुत सारे रसूलों के पास था। लेकिन हमें जो अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है ना वर्दा,
हमें उसको यूज़ करना है और पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाना है। सैडली हम यही देखते हैं कि इल्म सबके पास है, यूज़ कोई करता नहीं है। हमारी सोसाइटी में जाहिलों के साथ पढ़े लिखे जाहिल पैदा हो रहे हैं। जिस तरह देखा आपने वो डंबल वाला वाकया किस तरह अयाज अमीर साहब के बेटे ने अपनी बीवी के साथ किया। तो अब उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हमारा मुल्क सही ट्रैक पे आएगा, हम रियलाइज करेंगे कि व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, और सही फैसले अपने मुल्क की खातिर करेंगे। अगर इसी तरह चलते रहे बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल है, बस दुआ कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।